वेलकम ऑल बच्चों। आज डीसी मशीन का प्रॉब्लम है 2016 के सेटे का 26वां क्वेश्चन है। देखो, ए स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। बिल्कुल सही बात है, इसको टिक कर दो। और कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं बेटा। आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। लुक नो फर्दर, आगे बढ़ जाओ। घर पर आकर के देखना कि बाकी क्या बकवास लिखा हुआ था। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बैक ईएमएफ गलत, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बैक ईएमएफ एज वेल एज टू फ्लक्स गलत, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ एज वेल एज गलत, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इज करेक्ट। बस एक सेकंड में जवाब दो और आगे बढ़ जाओ। तुमको अगर यकीन नहीं हो तो याद करो को मैंने क्या कहा था। तुम सिर्फ दो फार्मूला याद रखो। एक फार्मूला याद रखो, ई ए इज इक्वल टू के फाई ओमेगा एम। ई ए इज इक्वल टू के फाई ओमेगा एम, और दूसरा टी इज इक्वल टू के फाई आई है। अभी चूंकि हमको ओमेगा एम से मतलब है, ओमेगा एम है स्पीड, सो इट इज बेसिकली ई ए। मोटर केस में हम लोग उसको बैक ईएमएफ कह देते हैं। मैं तो आर्मेचर इंड्यूस्ड ईएमएफ को हमेशा कहता हूँ ई ए बाई के फाई। के तो कांस्टेंट है ना बेटा, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू ई ए बाई फाई। ई ए बाई फाई क्या मतलब हुआ कि इट इज प्रोपोर्शनल टू ई ए व्हेन फाई इज कांस्टेंट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई व्हेन ई ए इज कांस्टेंट। ठीक है ना। ओमेगा एम की प्रोपोर्शनलिटी ऐसी ही है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई ए के है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल फाई का है। दैट्स इट, हो गया। ठीक है। ये 2016 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। A cumulative compound DC motor runs at 1500 rpm on full load. ठीक है। If its series field is short circuited, its speed will increase. शॉर्ट सर्किट हो गया जैसे सीरीज वाइंडिंग, तुम्हारा फ्लक्स वीक हो गया ना बेटा। इसलिए कि कम्युलेटिव कंपाउंडेड मोटर में फाई एफ और फाई ए सी एक दूसरे को हेल्प करते हैं। सीरीज फील्ड शंट फील्ड को हेल्प करता है। सीरीज वाइंडिंग को तुम शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो उसमें तो करंट जाएगा नहीं, वाइंडिंग में तो शॉर्ट सर्किट पाथ के थ्रू चला जाएगा। तो वाइंडिंग का करंट जीरो हो जाएगा, तो सीरीज फील्ड का जो कंट्रीब्यूशन है वो जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ शंट फील्ड के भरोसे रह जाएगा। तो फ्लक्स कम होने की वजह से स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड इंक्रीजेस। फिनिश, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। स्पीड इंक्रीजेस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ गया ना। सीरीज फील्ड को तुम शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो सीरीज फील्ड का कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा। इसलिए कि वाइंडिंग में सीरीज फील्ड की वाइंडिंग में जो सीरीज वाइंडिंग है उसमें करंट नहीं जाएगा, तो फ्लक्स उसका जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो टोटल फ्लक्स वीक हो जाएगा। फ्लक्स वीक होने से तुम जानते हो कि स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है। ये भी 2016 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट टाइप का है। पढ़ो ध्यान से। फॉर कांस्टेंट अप्लाइड वोल्टेज टू इट्स टर्मिनल्स, the effect of armature resistance in the operation of a DC shunt motor is to reduce the operating speed and cause a drooping speed versus load characteristic. बिल्कुल सही बात है, it is true। ये बिल्कुल सही बात है बेटा, it is absolutely true। अब स्टेटमेंट 2 है, the effect of armature demagnetization with the decreasing load, आर्मेचर का डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट डिक्रीजिंग लोड के साथ थोड़ी होता है, इंक्रीजिंग लोड के साथ होता है। विथ डिक्रीजिंग लोड ये गलत है, इंक्रीजिंग लोड के साथ होता है। फॉल्स स्टेटमेंट। बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आर्मेचर का डीमैग्नेटाइजेशन, जब भी आर्मेचर रिएक्शन का डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता है वो इंक्रीजिंग लोड के साथ होता है, डिक्रीजिंग लोड के साथ नहीं होता है। बाकी तुमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स और स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। किस ऑप्शन में है? इसको टिक कर दो। सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स इज द करेक्ट आंसर। बाकी जाकर घर पर पढ़ते रहना का बकवास लिखा था। is reduce the drop in speed and can design to give it a speed ये सब बकवास है। ठीक है।
ये भी 2016 ही का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट टाइप का। A direct online starter for starting DC motor is used for reasons of economy। बात तो सही है, इसलिए कि स्टार्टर का पैसा बच जाता है, तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये तो ट्रू है। और स्टार्टिंग डीसी मोटर इज यूज फॉर रीजंस ऑफ इकोनॉमी। डीओ स्टेटमेंट टू है, डीओएल स्टार्टर लिमिट्स द स्टार्टिंग करंट टू ए सेफ लिमिट। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप डायरेक्ट फुल लोड पर स्टार्ट, फुल वोल्टेज पर स्टार्ट कर दीजिएगा और सेफ लिमिट पे करंट चला जाएगा। स्टार्टिंग करंट अगर आपका आर आर्मेचर रेजिस्टेंस 2% है, 2% है, 0.02 पर यूनिट, तो आपका जो स्टार्टिंग करंट जाएगा वो 50 टाइम्स फुल लोड करंट चला जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप, ये फॉल्स है बिल्कुल। तो आंसर इसका सी है। स्टेटमेंट इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। ध्यान से ये सब चीज बिल्कुल तुम लोग पढ़ा करो स्टेटमेंट वाले टाइप में। ठीक है, ये भी 2016 क्वेश्चन है। ये कहता है कि डीसी मशीन हैविंग ए सिमेट्रिकल क्लोज सर्किट आर्मेचर वाइंडिंग एंड ए साइनसॉइडल एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग डीसी मशीन में साइनसॉइडल नहीं रखते हैं बेटा, हम लोग फ्लैट टॉप रखते हैं। तो चूंकि पोल आर्क बाई पोल पिच रेशियो आमतौर पर 70% होता है, तो वह एक्चुअली ट्रेपेजॉइडल टाइप का हो जाता है, लेकिन बेसिकली फ्लैट होता है। कम से कम 70% रीजन में तो वो फ्लैट रहता है। तो खैर ये कह रहा है कि साइनसॉइडल एयर गैप फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। विल हैव ए साइनसॉइडल वोल्टेज इंड्यूस्ड इन इंडिविजुअल कॉइल। सही बात है। द रिजल्टेंट ब्रश टू ब्रश वोल्टेज विल हैव ए वेव फॉर्म। अब ये वेव फॉर्म होगी, तो चूंकि कम्यूटेशन है तो यूनि डायरेक्शनल तो होगी, मतलब नेचर डीसी का होगा, लेकिन उसमें चूंकि एसी साइनसॉइडल वोल्टेज है, तो उसमें रिपल्स किस्म के आ जाएंगे, छोटे 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 छोटे। तो तुम्हारा जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, साइनसॉइडल विद इन, ये गलत गलत गलत, यूनि डायरेक्शनल कांस्टेंट विद रिपल्स सुपर इम्पोज। ये सही जवाब, रिपल्स सुपर इम्पोज हो जाएंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर इस किस्म का नेचर हो जाएगा, दिखाता हूँ तुमको। देखो जब तक कम्यूटेटर है बेटा, डीसी तो कर ही देगा उसको, डीसी कर ही देगा। लेकिन टाइम डोमेन में तुम जब ये देखोगे, तो आमतौर पर हम लोग का जब फ्लैट टॉप्ड होता है तो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे होता चला जाता है। अब इसमें थोड़ा सा इसका जो वोल्टेज होगा, मैं तुमको क्या दिखाऊं, इस किस्म के रिपल्स आएंगी। रेड से दिखा देता हूँ, यूनिडायरेक्शनल पक्का होगा। इस किस्म का होगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। मैं वो सही नहीं बना रहा हूँ, लेकिन रिपल्स होंगे, साइनसॉइड के रिपल्स। क्योंकि बहुत सारे कॉइल्स हैं तो बिल्कुल छिपता चला जाएगा, लेकिन पैटर्न यही होगा। जो वोल्टेज इंड्यूस होगा यही होगा। मतलब इस टाइम यही होगा, इस तरफ टाइम है, और इस तरफ ब्रश टू ब्रश वोल्टेज, ये आर्मेचर इंड्यूस किया।
अगर साइनसॉइडल नहीं होता तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सीधा स्ट्रेट डीसी, कांस्टेंट डीसी। तो ये वैल्यू भी कांस्टेंट तो है, इसलिए कि जिसका जो एवरेजिंग होगी वो तो कांस्टेंट ही है ना बेटा, लेकिन थोड़े से रिपल्स हैं। ठीक है, ये 2015 का अब आ गया। 2015 क्वेश्चन है, द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डीसी जनरेटर इज प्लॉटेड बिटवीन। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं टोटल कैरेक्टरिस्टिक को भी, तो वो इंटरनल क्वांटिटीज के बीच में होता है, मतलब आर्मेचर करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बीच में होता है, वोल्टेज इंड्यूस्ड, ई ए वर्सेस आई ए बेसिकली होता है। तो बिटवीन आर्मेचर करंट एंड वोल्टेज जनरेटेड आफ्टर आर्मेचर रिएक्शन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। The internal characteristic of DC generator is plotted between the armature current and voltage generator after armature reaction. A is correct, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इसलिए कि E A is equal to K phi IA. K phi IA, phi is the flux per pole after armature reaction. आर्मेचर को रिएक्शन की वजह से जो डिमोलाइजेशन होना है हो चुका होगा, उससे ये जनरेट होता है, समझ गए? तो आपने एक्साइटेशन ओरिजिनली फील्ड में दिया था, उससे फ्लक्स बन करके अगर बिगड़ ही गया तो फाइनल फ्लक्स पर डिपेंड करता है ना बेटा। तो आर्मेचर करंट एंड वोल्टेज जनरेटेड आफ्टर आर्मेचर रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन 2015 का है। The speed control of DC shunt motor in both directions can be obtained by Ward-Leonard method. Finish. बता चुका है मैं तुमको, वार्ड-ल्यूनार्ड मेथड से बाई डायरेक्शनल स्पीड कंट्रोल हो जाता है, एबव बेस स्पीड बिलो बेस स्पीड सब हो जाता है आजकल, समझ गए? पढ़ लेना वार्ड-ल्यूनार्ड मेथड ठीक से। ये 2015 का क्वेश्चन है, ए डीसी मोटर रनिंग एट 2000 आरपीएम हैज a hysteresis loss of 500 watts 2000 आरपीएम पे, एंड एडी करंट लॉस ऑफ 200 watts, ठीक है। द फ्लक्स इज मेंटेन कांस्टेंट, मतलब फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट, तो डायरेक्टली फ्लक्स से रिलेशनशिप है इसका। बट द स्पीड इज रिड्यूस्ड टू 1000 आरपीएम, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, आधी हो गई, 2000 आरपीएम से 1000 आरपीएम हो गई। एट द रिड्यूस्ड स्पीड द टोटल आयरन लॉस वुड बी, टोटल आयरन लॉस का मतलब हिस्टेरिसिस प्लस एडी करंट लॉस, तो बहुत सिंपल है, 500 वाट हिस्टेरिसिस लॉस है 2000 आरपीएम पे, तो 1000 आरपीएम पे पी वेरीज एफ होता है, तुम जानते हो हिस्टेरिसिस लॉस, तो आधा हो जाएगा, 250 वाट हो गया, ये 250 वाट हो गया हिस्टेरिसिस लॉस। एडी करंट लॉस होता है वेरीज एज एफ स्क्वायर, तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो गई ना, तो हाफ स्क्वायर 1/4, तो 200 वाट का 1/4 हो गया 50 वाट, तो 250 वाट यहाँ का, 50 वाट यहाँ का, 300 वाट, 300 वाट इज द करेक्ट आंसर, 300 वाट इज द करेक्ट आंसर, कुछ करने की जरूरत नहीं, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब तुम समझना चाहते हो कि कैसे कैसे सर आपने कर दिया, हमको कुछ समझ में नहीं आया, तुम बोल सकते हो कि हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, तो इस बात को समझो। देखो बेसिक रिलेशनशिप होती है बेटा, पीएच, हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है, पीएच वेरीज एफ bm to the power n, where n is Steinmetz exponent, तो फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट है, तो पीएच वेरीज एफ हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से पीई होता है एफ स्क्वायर इंटू बी एम स्क्वायर, एफ स्क्वायर इंटू बी एम स्क्वायर, तो जब बी एम का आप कांस्टेंट रखे हुए हैं तो ये वेरीज एफ स्क्वायर सिर्फ रहेगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डायरेक्टली स्पीड पर डिपेंड करती है, तो वेरीज एन हो गया, और ये वेरीज एन स्क्वायर हो गया, इतनी सी बात है। फ्रीक्वेंसी 120 by p, n is equal to 120 by p, तो f is equal to pn by 120 होता है ना बेटा,
तो फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट ताल्लुक स्पीड से होता है। ठीक है, तो तुमको सिर्फ यही करना है कि यहाँ पर तुम्हारा जो pH1 है, pH1 दिया हुआ है 50 वाट, 500 वाट। तो रिड्यूस्ड स्पीड पे pH2 क्या हो जाएगा? pH2 हो जाएगा 500 इंटू स्पीड के रेशियो से कम कर दो, 1000 बाई 2000। हो गया ना? pH2 कितना हो गया? इसका आधा, 350 वाट्स। इसी तरीके से PE1 दिया हुआ है 200 वाट, 200 वाट्स। इसलिए PE2 क्या हो जाएगा? PE2 हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड रेशियो का होल स्क्वायर, 1000 बाई 2000 का होल स्क्वायर, 1000 बाई 2000 का होल स्क्वायर। हो गया ना 1/4? ये होगा 50 वाट। इसलिए टोटल कोर लॉस देयरफॉर PI2 इज इक्वल टू 250 प्लस 50। फिनिश, हो गया 300 वाट। यही आंसर है। ज़बानी हो सकता है बेटा, ज़बानी ही मैंने कर दिया था। ठीक है, ये भी 2015 क्वेश्चन है। ये कहता है कि द ड्रॉबैक्स, मतलब कमियां, ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ ए डीसी मोटर आर, ए लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज लॉस्ट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। आप जो बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं आर्मेचर में, उसमें आर्मेचर करंट पूरा का पूरा चला जाता है, उसका आई स्क्वायर लॉस, आई स्क्वायर आर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ये बात बिल्कुल ट्रू है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज लॉस्ट। दिस मेथड गिव्स द स्पीड बिलो नॉर्मल वैल्यूज, बिलो बेस स्पीड ही देता है। ये भी ट्रू है। एबव बेस स्पीड आप कर ही नहीं सकते हैं। ये भी ड्रॉबैक ट्री है। फॉर स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्पीड रिडक्शन इज नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज विथ मोटर लोड। नेचुरली मोटर लोड के साथ वेरी करेगा, इसलिए कि आई आर ड्रॉप और लॉस दोनों चेंज कर रहा होगा। ये भी ट्रू है। ये तीनों ड्रॉबैक्स बिल्कुल ट्रू हैं। इसलिए जो आंसर है वो 1, 2 एंड 3। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? all all three are correct, no problem, all three statements are correct, सब true, 1, 2 and 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है 2015 ही का। द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर इज प्लॉटेड बिटवीन। ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। इतने बदनसीब हैं लोग कि उसी सेशन में, उसी सेट में क्वेश्चन को रिपीट कर दिया और ध्यान तक नहीं दिया। द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर इज प्लॉटेड बिटवीन, हमको याद है कि उसमें शायद ए पर था आर्मेचर करंट एंड वोल्टेज जनरेटर आफ्टर आर्मेचर रिएक्शन, यहाँ पर सी पोजीशन पे डाल दिया। क्या कहा जाए बेटा। एनीवे, कर दो इसको, बढ़िया है। एक ही नॉलेज से तुमको दो जगह नंबर मिल जाएगा। चेक कर लो, यही क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, सिर्फ पोजीशन बदली हुई थी। शायद वह उस वक्त उस क्वेश्चन में ए पोजीशन पे था। हम ये अभी अभी किया था ना, इसी सेशन में किया था। मैं निकाल के देखता हूँ, वेट करो जरा सा। देखो यही क्वेश्चन था ना 2015 का, 76 नंबर का क्वेश्चन था, जिसको हम लोग ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं। द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी इंजन प्लॉट बिटवीन द आर्मेचर रिएक्शन एंड वोल्टेज जनरेटर आफ्टर आर्मेचर रिएक्शन, और ऑप्शन सी वही सब है, फील्ड करंट एंड वोल्टेज जनरेटर, नो लोड वगैरह वगैरह। अब
अभी जो हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें एग्जैक्टली वही था। देखो, ये 12 नंबर क्वेश्चन है, सेम है ना? सिर्फ पोजीशन बदल दिया। अब यहाँ इसको सी पे डाल दिया, आर्मेचर करंट एंड वोल्टेज जनरेटर आफ्टर आर्मेचर रिएक्शन। बदनसीबी है बेटा, सेम सेट में आप उसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ जरा सा इसको जम्बल कर दिया है। ये कोई तरीका है क्या कहने में? बेगर्स और नो चूजर्स। तुम लोग क्या कर सकते हो? यूपीएससी जो दे रहा है उसी को सॉल्व करो। देखो, ये 2015 ही का क्वेश्चन है। A shunt motor supplied at 250 volt runs at 900 rpm and the armature current drawn is 30 amperes. ठीक है? The resistance of the armature circuit is 0.4 ohm. चलो, the resistance required in series with the armature to reduce the speed to 600 rpm when the armature current is 20 ampere will be. ये तुमको निकालना है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना लगाया जाए आर्मेचर सर्किट में कि 600 आरपीएम पर आपकी स्पीड आ जाए। तो देखो, सॉल्व करते हैं यहीं पे। एट 900 आरपीएम, एट 900 आरपीएम सबसे पहले निकाल लो E1, E1 इज इक्वल टू V माइनस आई आर ए। 250 माइनस आई ए दिया हुआ है 30 एम्पियर और आर ए दिया हुआ है 0.4 ओम। तो 4×3 = 12, ये 238 हो गया ना, 238 वोल्ट्स। ठीक है? अब देखो, सिंस ई ए इज इक्वल टू के फाई ओमेगा एम, शंट मोटर होती है जहाँ फाई कांस्टेंट होता है। इट वेरीज एज एन, इसलिए कि ओमेगा एम और एन आरपीएम एक ही चीज़ है, फाई कांस्टेंट है। इसलिए एट 600 आरपीएम, इसलिए एट 600 आरपीएम EA2 by EA1 should be equal to N2 by N1। ठीक है ना? तो तुम्हारा EA2 का वैल्यू निकल गया, EA1 वैल्यू तुम्हारा 238 था ना, 238 इंटू 600 by 900, 600 by 900। ये हो गया। अभी कैलकुलेटर से मैं कर देता हूँ। ये हो गया, बाद में हाथ से करेंगे। 238 इंटू 6/9 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 9। ये देखो, ये वैल्यू आ गया 158.67, 158.67, 158.67 वोल्ट्स। और ये EA2 होता है, नाउ EA2 इज इक्वल टू V 250 माइनस IA2 तुमने यहाँ कह दिया कि 20 एम्पियर रहेगा, इनटू RA तुम्हारा 0.4 है, प्लस R एक्सटर्नल जो तुमने लगाया है, इसी के बारे में निकालना है ना। इसको सॉल्व कर लो। EA2 का वैल्यू लिखो 158.67 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, 250 माइनस 20 इंटू 0.4 प्लस R एक्सटर्नल। इसको तुम सॉल्व करोगे तो R एक्सटर्नल का जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा आंसर है। कैलकुलेटर पर तुम्हारे सामने कर देता हूँ। ये हो जाएगा 250 माइनस 250
माइनस 158.67 देखो इज इक्वल टू कितना आ गया, इसको 20 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 20, 20 से डिवाइड कर दो, इससे आंसर आ गया ये 4.566। ठीक है, इसमें से माइनस 0.4 कर दो, -0.4, आंसर में से 0.4 माइनस कर दो, इसका जवाब आ गया डेसिमल प्लेस में 4.1665। तो 4.17 आंसर है कहीं, हाँ 4.17 आंसर है, इसको टिक कर दो, 4.17 इज द आंसर, 4.17 4.17 ohm is the answer। ठीक है, बाई हैंड अगर करना चाहो तो बाई हैंड हम तुमको कहाँ पर से करवा दें, यहाँ यहाँ से करवा दें, इसमें तो जगह है नहीं शायद, थोड़ी सी जगह है। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन बाई हैंड, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो प्रीलिम्स में कैलकुलेटर देते नहीं है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन बाई हैंड, बाई हैंड, यहाँ से इसका E2 कर लो, हम लोगों ने E2 निकाला था, उसको तुम रफली कर दो, 238 इंटू 6/9 था ना, तो 6/9 का मतलब हो गया 3 दूनी 6, 3 तिया 9 इंटू 2/3, इसको रफली कर लो, 3 सते 21 और 2 23, या ऐसा कर लो, इसको 476 कर लो पहले, थोड़ा सा एक्यूरेसी भी रह जाएगी। 476 को तुम 3 से डिवाइड कर दो, 476 डिवाइडेड बाई 3 है ना, 476 ही होता है ना, 38 ठीक है। तो ये हो गया 3 एकम 3 और 1 4, 17, 3 पंजे 15 और 2 17 और 3 अठे 17, 3 एक 3 एक 4, 3 पंजे 2 26, 3 अठे 24 और 2 26, 3 अठे 24 और 2 26, 158 पर इसको छोड़ दो। अब 158 को तुमको करना है, 158 को करना है 250 माइनस 20 इंटू RA टोटल, RA मैं कर देता हूँ RA टोटल के लिए, तो इससे तुम्हारा RA निकल जाता, RA इज इक्वल टू 250 माइनस 158, कितना होएगा, 250 माइनस 158 बाई 20, 20 एम्पियर था ना, तो ये हो गया 2 और 8 10 के 0 हाथ पर आए 1 और 5 6 और 9 15 के 5 हाथ पर आए 1 और 1 2, 92 बाई 20 का मतलब हो गया 2 चौके 8 और 1 9, 2 और 6 के 12, 4.6 ओम। इसलिए आर एक्सटर्नल हो गया 4.6 माइनस ओरिजिनल तुम्हारा 0.4 था ना, 0.4 इज इक्वल टू 4.2, तो रफली 4.2 हम तो यही है ना बेटा, 4.2 तो यही है, ये सब तो दूर दूर है। ठीक है, तो इसको टिक कर दो, ऑलराइट। तो ठीक है बच्चों, अब इस वीडियो को हम समझते हैं ख़त्म किया जाए।
देख लिया जाए कि रिकॉर्डिंग हो रही थी कि नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही थी। ठीक है, तो इजाज़त दो। हैव ए नाइस टाइम। एज ऑलवेज आई विश यू ऑल द बेस्ट। गुड बाय एंड गुड लक। तुम्हारे सामने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप।